हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, जितने भी ये प्रश्न हम लेकर आए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए हैं। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सब के सब ये प्रीवियस ईयर एग्जामों में ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। क्या ऑप्शन नंबर यह एक सामाजिक संरचना है, या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यह एक शारीरिक संरचना है, या ऑप्शन नंबर 3 यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है, या ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, यह विकास की वह अवधि है जिसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, यह एक सामाजिक संरचना है। प्रायः हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत के अनुसार बाल्यावस्था की अवधारणा एक सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक संरचना के अनुसार बच्चे के विकास का आकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है, तो यह एक सामाजिक संरचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, बच्चे को एक दैहिक के सत्य के रूप में देखते हैं, या ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। इसमें दोस्तों कई समाजशास्त्री यह कहते हैं कि बाल्यावस्था सामाजिक रूप से निर्मित होती है। क्या होती है, बाल्यावस्था सामाजिक रूप से निर्मित होती है। इसका अर्थ यह है कि बाल्यावस्था के बारे में हमारे जो विचार हैं वे समाज के द्वारा बनाए गए हैं, न कि बच्चे के जैविक आयु से संदर्भित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जितने भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं सब के सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हर एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कराया जा रहा है और मैराथन क्लास भी चलती है। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, रचनावादी संरचना में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। इसमें रचनावादी संरचना में तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, या ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। देखिए एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय जहां दिखे वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पैडागोजी में निष्क्रिय शब्द जो है वो एक निगेटिव टेक्स्ट वर्ड है। सब के सब बताए हैं, संपूर्ण पैडागोजी नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जाकर एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। पूरी की पूरी पॉजिटिव टेक्स्ट वर्ड्स निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स क्या क्या होते हैं सब के सब खत्म कर दिए हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा क्या कह रहा है, एक जैविक प्राणी को उच्च श्रेणी की नैतिकता के साथ जन्मा। तो रचनावादी संरचना में ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। किसको, बच्चों को, क्योंकि समस्या के समाधान के रूप में बच्चों की खोज और अन्वेषण उनके अनुभव को परिपक्व करता है। किनके अनुभव को, बच्चे के अनुभव को परिपक्व करता है। इसीलिए निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रचनावादी ढांचे में बच्चे को एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा
अमूर्त प्रस्तावों को बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो हम क्या देखिए यहाँ पे आप कीवर्ड पकड़िए अमूर्त प्रस्ताव, यहाँ पे अमूर्त दे दिया तो अमूर्त को ही औपचारिक भी कहते हैं, तो अमूर्त ऑप्शन में भी दे दिया, तो कि इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी अमूर्त प्रस्ताव के आधार पर दे दिया। और जिन पियाजे की चौथी स्टेज यानी कि जो 4 अवस्थाएं होती हैं उनकी चारों अवस्थाओं में चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 11 वर्ष से अधिक होती है। अगर ये जिन पियाजे की अवस्थाएं नहीं देखे हैं तो डिटेल में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना दिए हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। जो ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी कि संवेदी अवस्था जन्म से 2 वर्ष होती है, वो जिन पियाजे की पहली अवस्था होती है। और ये यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक नहीं होगी, यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी जो 2 से 7 वर्ष जिन पियाजे की दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 जो जिन पियाजे की तीसरी अवस्था है। और जिन पियाजे की लास्ट अवस्था यानी कि चौथी अवस्था औपचारिक यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष या उससे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अनीता केक बनाने के प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती हैं। क्या करती हैं, कुछ सामग्री बनाने के लिए वो यूट्यूब वीडियो का सहारा लेती हैं और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपनाकर एक केक बनाती हैं। इस तरह से सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्या शास्त्रीय अनुलोकन कहेंगे या अवलोकन अधिगम कहेंगे या अंतर्दृष्टि अधिगम या क्रिया प्रसूत अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, अवलोकन अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये क्या कर रही है, यूट्यूब की हेल्प की मदद से ये ऑब्जर्वेशन कर रही है। तो वही कहा गया है, देखिए अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कहा गया है कि लोग व्यवहार देखकर अनुकरण करके और व्यवहार की मॉडलिंग से सीखते हैं। तो यहाँ पे कैसे सीखी, अवलोकन ही करके तो सीखी है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके। तो बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है, क्या संवेदी गामक अवस्था में है या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, जिन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है दोस्तों, इस अवस्था में जिन पियाजे के अनुसार यह एक शिशु की अवस्था है। क्या है, शिशु की अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष होती है। कितना वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होता है, जिसमें एक शिशु कार्यात्मक सिद्धांत के अनुसार जैसे केंद्रीकरण, भाषा विकास और जीववाद प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसकी वर्ष कितनी अवधि होती है, तो 2 से 7 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षिका की प्राथमिक भूमिका क्या है, देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 ही लॉक हो जाएगा, यही आलंबन, ये जो पाठ होता है यही स्कैफोल्डिंग होता है दोस्तों। वाइगोत्स्कियन दृष्टिकोण से शिक्षक की भूमिका बच्चों की सीखने की गतिविधि में मध्यस्थता रखती है। कौन, पाठ या आलंबन, इसी को स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे सामाजिक संपर्क के माध्यम से ज्ञान साझा करते हैं। कौन, लड़के। वाइगोत्स्की का कहने का मतलब यही है कि बच्चे समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके यानी कि अंतः क्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों के चिंतन को आलंबन या पाठ प्रदान करना। ले वाइगोत्स्की का बहुत डिटेल में हम बता दिए हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से। इसको भी देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखिए, लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है। अभी जस्ट ऊपर हम क्या बताए हैं कि लेवाइगोस्की के अनुसार बच्चे समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समाज और सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक किशोर विचार करता है कि यदि हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किस मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। यह प्रतिक्रिया नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है। तो नैतिक विकास को किस स्तर को दर्शाती है। क्या ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, या ऑप्शन नंबर दूसरा सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, या ऑप्शन नंबर तीसरा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता, या ऑप्शन नंबर चौथा सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसमें 3 भिन्न भिन्न स्तरों पर सिद्धांत का वर्णन किया गया है और इन स्तरों को आगे 6 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही शानदार तरीके से लॉरेंस कोहलबर्ग का भी हम डिटेल में बता दिए हैं दोस्तों, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में की छुट्टियां और जनजातीय त्योहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं, यह दर्शाता है। पिछड़ी विद्यालय प्रथाएं को दर्शाता है, या विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, या घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, या विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे, विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा में दोस्तों क्या होता है, प्रगतिशील अधिगम की विशेषताएं हैं कि बच्चे पहले से ही पर्यावरण के साथ अपनी अंतःक्रिया के अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं और इन अधिगमों को शिक्षा के साथ अर्थपूर्ण तरीके से जोड़ने के लिए उसकी शिक्षा में दिशा में अनिवार्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे लॉक हो जाएगा, विद्यालय व्यवस्था में दोस्तों लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, किसके, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है। क्या भाषाई बुद्धि कहते हैं, या तार्किक गणितीय बुद्धि, या अंतरा वैयक्तिक बुद्धि, या अंतः वैयक्तिक बुद्धि। तो दोस्तों हम लोग हार्वर्ड गार्डनर के इस सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 अंतः वैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यही दर्शा रहा है कि अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों, अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक। अगर लड़के अंतः व्यक्ति यानी इंटरनल मोटिवेट हो तो सबसे बेस्ट वो क्या होती है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांतों में से एक होती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों पर सफलतापूर्वक प्रतिक्रिया करने की क्षमता और किसी पिछले अनुभव से सीखने की क्षमता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो 8 प्रकार के हैं, सब के सब डिटेल में बहुत शानदार तरीके से बता दिए हैं। एक एक बुद्धि के बारे में नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बताए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं, या विकास के मनोलैंगिक चरण, या बड़े समाज में विषमता परतंत्रता, या बच्चों के विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। देखिए ये जो जेंडर यानी कि जो लिंग स्कीमा सिद्धांत एक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो यह दर्शाता है कि समाज में व्यक्तियों का लैंगिक निर्धारण कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए देख लेते हैं। विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण के लिए
लेने को कहना चाहिए। क्या आप निजी शिक्षण लेने के लिए कहेंगे? ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। बारंबार विद्यालय, जहाँ बारंबारता की बात की जाए, जहाँ ड्रिल प्रैक्टिस की बात की जाए, जहाँ आवेदन क्षमता की बात की जाए, तुरंत निगेटिव हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक कीवर्ड हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 ही हम लोग का लॉक हो जाएगा। और उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाग दे, विशिष्ट विद्यालय के लिए गलत हो जाएगा, निगेटिव टेक्स्ट वर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चे की संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करे, साथ ही शिक्षार्थियों को विद्यालय की भाषा और संस्कृति से परिचित कराने के लिए विभिन्न शिक्षकों का भी सहयोग लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? एनईपी 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, या एनईपी 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है, या एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है? बिल्कुल सत्य है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे पत्राधान, भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक आदर्श शैक्षणिक संस्था वह है जहां प्रत्येक छात्र का उचित रूप से स्वागत किया जाता है, जहां उचित और प्रेरक शिक्षा का माहौल मौजूद है, और जहां पर सभी के लिए उपयुक्त भौतिक संरचना और अधिगम के लिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक, यहाँ पे क्या होगा, समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है? क्या ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है? ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल, जहां नकल की बात करेगी तुरंत गलत हो जाएगा। मानस मंथन करना, देखिए पॉजिटिव है, यही सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, मानस मंथन करना। पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेदों को कई बार लिखना, गलत। प्रत्यक्ष परोक्ष निर्देश कभी नहीं देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मानस मंथन करना। इसमें क्या होता है कि छात्र किसी भी मुद्दे पर अपनी समझ साझा करने के साथ साथ विश्लेषण करते हैं, यानी कि एनालिसिस करते हैं, और किसी विषय पर विभिन्न दृष्टिकोण को और आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मानस मंथन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं होता है? इस यहाँ पे दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में नहीं दिया है, निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो हमें गलत का गलत खोजना है। क्या परिशुद्ध की इच्छा या जानकारी का धीमा? देखिए जानकारी का धीमा अवशोषण, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी का इसमें से नहीं है दोस्तों लक्षण। क्योंकि प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो जानकारी का धीमा यहाँ पे अवशोषण की बात की, यही निगेटिव हो गया, निगेटिव का निगेटिव पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? क्या पृथक्करण को, या नामीकरण, समावेशन, एकीकरण? देखिए जहां पृथक्करण की बात करें, जहां नामीकरण की बात करें और एकीकरण तो अपनाना नहीं है, तो तुरंत ये तुरंत गलत हो जाएगा। संपूर्ण पेडागोजी में एक एक ये निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स बताएं दोस्तों, नहीं देखे हैं तो एक बार देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा, समावेशन। समावेशन दोस्तों देखिए, विकलांग शिक्षार्थियों को बिना किसी भेदभाव के प्रवेश देना और सभी पहलुओं में दूसरे के साथ समान रूप से शिक्षा और अवसर प्रदान करना, यही दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा लॉक हो जाएगा, समावेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें निम्न में से दुरुस्त करने के लिए निम्न को बदलना चाहिए। तो क्या तंत्र प्रणाली अधिगम,
कर्ता या समाज, विद्यालय पाठ्यचर्या या अधिगम कर्ता, तंत्र प्रणाली या विद्यालय पाठ्यचर्या प्रतिस्पर्धा। तो दोस्तों देखिए, समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें तंत्र प्रणाली के लिए दुरुस्त करने के लिए अधिगमकर्ता को बदलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला ही लॉक हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा को सीखने के तंत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें जाति, वर्ग, लिंग, विकलांगता आदि के विभेद किए बिना प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है? क्या उत्साह वैकल्य या गुणज वैकल्य या वाचन वैकल्य या गति समन्वय वैकल्य? तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक कर देंगे, गुणज वैकल्य। गुणज वैकल्य को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया एक विकलांगता है जिसके परिणाम स्वरूप जैसे अंकगणित सीखने या समझने में कठिनाई होती है, जैसे संख्याओं को समझने में कठिनाई, या हम यह कह सकते हैं कि सीखने के कैसे संख्याओं में हेरफेर करना, गणितीय गणना करना आदि, ये सब क्या है? डिसकैलकुलिया के ये सब सीखने के कठिनाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 लॉक हो जाएगा, गुणज वैकल्य यानी कि डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक चलन यानी कि क्रियात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक है? क्या है? दिव्यांगता वाले समावेशन में बाधक है। यहाँ पे बाधक पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। तो लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगम में आधारभूत संरचना यही गलत है, तो गलत का गलत पूछा है। समानुभूति पूर्ण अभिवृत्ति व्यापक मूल्यांकन, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा। गलत का गलत पूछा है क्योंकि समावेशन में बाधक पूछा है, निगेटिव का निगेटिव पूछा है। समावेशन का तात्पर्य यही है कि स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध है, क्योंकि यह सभी बच्चों को स्कूल में क्या करता है? शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिए सूचीबद्ध करता है। इसमें अलग अलग रूप और विकलांगता को भी शामिल किया जाता है। सब इसमें इसमें समावेशन में तो ये बाधक पूछा है, यानी कि बाधक निगेटिव का निगेटिव, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि क्या होता है? देख लेते हैं। वे अपने दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समृद्धता समाधित है, या उन्हें केवल तभी समृद्ध समझ आएगा जब ये कक्षा मानकों को साबित करे, केवल ये गलत हो जाएगा। सिर्फ तभी समृद्ध समझ जाएगा जब परीक्षा में, सिर्फ परीक्षा में बेहतर करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। उन्हें सिर्फ तभी समृद्धता समझ जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए। क्या जब पूछा जाए तभी बोले? नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा का वातावरण अधिगम और अवधारणा के प्रति छात्र की रुचि और जिज्ञासा को तय करता है, तो वे अपने दिखावट, व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर, मतलब दिखावा न करे, परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ। तो विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा डालती है, क्या बाधा डालेगी? गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाती है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या बनाती है? सहज बनाती है। यहाँ पे अप्रासंगिक की बात कर रहा है, पर सूक्ष्म भूमिका निभाते हैं नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बेस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? किसको? सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना, या प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना? प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष निर्देश की बात गलत हो जाएगा। पुरस्कार की और सजा की बात गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे लॉक हो जाएगा, अन्वेषण और पूछताछ को क्या करना? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अभिकथन ए, देखिए अभिकथन ए, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ पाठ्य पुस्तक निर्भर पर न रहने के लिए बात करिए, यानी कि मना करिए, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पे निर्भर रहते तो वो गलत हो जाएगा। यानी कि अभिकथन ए यहाँ पे क्या हो गया, सत्य हो गया। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं, बिल्कुल सत्य है। और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं, यानी कि कारण आर भी सत्य हो गया और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने, किसको, चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन, अधीनता, आत्म केंद्रित या भ्रांतियां। तो प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। समालोचनात्मक सोच तथ्यों का विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक रूप है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। समस्या समाधान में निम्न में से कौन सा अवरोधक है। यहाँ पे अवरोधक की बात पूछ रहा है दोस्तों। साधन लक्ष्य विश्लेषण या प्रकार्यात्मक आबद्धता, बिल्कुल यही और अवरोधक की बात हो गया, क्योंकि प्रकारात्मक आबद्धता की बात कर दिया। निगेटिव का निगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, प्रकार्यात्मक अबद्धता। इसमें क्या है, देखिए समस्या समाधान, समस्या समाधान में प्रकारात्मक अबद्धता, इसमें क्या होती है, उत्साह की कमी, ज्ञान की कमी, किसमें, प्रकारात्मक अबद्धता में, संसाधनों की कमी, भावनात्मक दुर्बलता, सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोधक है, और असफल होने का भय आदि ये अवरोधक होता है। तो प्रकारात्मक आबद्धता ये निगेटिव, तो गलत का गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्रकारात्मक आबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है। यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावी योजना की बात कर रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन। सीधे तौर पर बच्चों का उत्तर बताना, सीधे तौर पे बच्चों के उत्तर बताएंगे आप, गलत हो जाएगा। बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, यानी कि बिना किसी टिप्पणी के ही अंक कम कर देंगे, ये भी गलत। विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने के लिए प्रक्रिया पे चिंतन करने के लिए कहना, बिल्कुल सत्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावी योजना का एक संकेत है, विद्यार्थी को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। अभिकथन ए, देखिए अभिकथन ए क्या कह रहा है। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए, किसके, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जरूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। तर्क आर क्या कह रहा है, अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए बच्चे की समझ, प्यार, सम्मान दिया जा रहा है अर्थपूर्ण अधिगम में, बिल्कुल कथन ये सत्य हो जाएगा। और अधिगम में संवेग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल, जब बच्चे को प्यार, फीलिंग, फीलिंग ही तो संवेग होती है। तो वही है कि दोनों व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या कर रहा है ए की। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। देखिए निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेट उसे कहते हैं दोस्तों, जो अपने आप खुद से प्रेरित हो, मतलब बाहर की ज्ञान से प्रेरित न हो, अपने आप स्वयं खुद से सेल्फ हो, तो वही आंतरिक अभिप्रेरणा होता है और सबसे बेस्ट होता है ये। तो मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूं, देखिए प्रशंसा पाने के लिए यहाँ पे बाहरी प्रेरणा हो गया, यानी कि गलत हो गया। मैं सजा से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए यानी कि डर है, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा हो गया। मैं यह कार्य इसलिए करूंगा ताकि दूसरे लोगों में मेरी इच्छा छवि बन जाए, मतलब दूसरों के लिए कर रहा है, मतलब ये भी दिखावा है। मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, यानी कि स्वयं में इसे करने में आनंद आ रहा है, यानी कि इंटरनल
मोटिवेशन इनके इसके अंदर पूरी भर भर के है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं यह कार्य करूंगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर दोस्तों और हमारे प्लेलिस्ट नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से क्लास चल रही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। दोस्तों देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधक उत्पन्न करता है? देखिए यहाँ पे बाधक उत्पन्न यानी कि निगेटिव का निगेटिव पूछ रहा है। क्या कठोर पाठ्यचर्या, या रचनात्मक आकलन, या संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र, या लचीली समय सारणी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, कठोर पाठ्यचर्या। कठोर पाठ्यचर्या कभी भी नहीं अपनाना है। रचनात्मक आकलन, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र और लचीली समय सारणी। क्योंकि निगेटिव का निगेटिव पूछा है तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे लॉक हो जाएगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 क्या एनसीएफ 2005 में स्कूलों के पाठ्यक्रम की विशेषता का वर्णन किया गया है, जैसे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, पाठ्यचर्या क्षेत्र, स्कूल और मूल्यांकन, अनेक प्रकार की ये सब क्या है? ये सब कक्षा का वातावरण लचीला सुगम होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधार किया जा सके और स्कूल के सफलता के मानक बेहतर हो सके। तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? ये निगेटिव टेक्स्ट वर्ड है, कठोर पाठ्यचर्या। अगर पॉजिटिव और निगेटिव टेक्स्ट वर्ड्स नहीं देखे तो संपूर्ण पेडागोजी देख लीजिए, पूरी की पूरी पेडागोजी आप लोग सॉल्व कर देंगे। उस लगभग एक घंटे से भी वो कम है दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।